हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग जोन। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं फिजियोलॉजी का। यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज़्म आज हम पढ़ने वाले हैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ये सीरीज़ चल रही है। वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। अभी तक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। एनाटॉमी ख़त्म हो चुकी है, फिजियोलॉजी का हमारे चौथा पाँचवा टॉपिक है शायद, और धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स हम कराएंगे। आज हम इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन से। यूरिन फॉर्मेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स ऑफ किडनी। बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, एक के बाद एक। और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कहाँ पर होते हैं? किडनी के अंदर होते हैं। ठीक है। नाउ यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है? किडनी के अंदर होता है, ये तो पता ही होगा आप सबको भी। तो किडनीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन फिल्टरिंग द ब्लड। किडनी क्या करती है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड को फिल्टर करने में, रिमूव करने में वेस्ट प्रोडक्ट को। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? हमारा यूरिन होता है और यूरिक एसिड और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। तो एंड रेगुलेटिंग द बैलेंस ऑफ वाटर, यानी कि पानी का बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम। तो ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे, है ना। तो ये सब चीज़ें बैलेंस करने का काम हमारा किडनी करता है। ठीक है। तो ये तो रही बात किडनी की। अब बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जो प्रोसेसेज इन्वॉल्व हैं उनके बारे में। तो इसको मैं सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उस डायग्राम को आप समझने की कोशिश करना। ये हमारा है नेफ्रॉन का डायग्राम। नेफ्रॉन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। नेफ्रॉन क्या होता है? एनाटॉमी में पढ़ लेना, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मैंने किडनी का पूरा एनाटॉमी पढ़ाया था और उसके साथ नेफ्रॉन का भी पढ़ाया था। बट फिर भी यहाँ पर हम नेफ्रॉन समझते हैं। देखो, ये हमारा होता है ग्लोमेरुलस, ये वाला जो एरिया होता है ये हमारा होता है बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल कौन सा है? ये जो कैप्सूल बना हुआ है ना, एक कप जैसा स्ट्रक्चर, दिस इज बाउमन्स कैप्सूल। ये एफेरेंट आर्टीरियोल जहाँ से ब्लड आता है, ये ईफेरेंट आर्टीरियोल जहाँ से ब्लड जाता है। ठीक है। अब देखते हैं इसको आगे की तरफ। तो यहाँ पर हमारा ये जो स्ट्रक्चर है येलो वाला, उसे हम बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो ट्यूब नीचे जा रही है और एक ट्यूब ये ऊपर की, यही वाली ट्यूब ऊपर भी आ रही है ना। यही वाली ट्यूब देखो यू टर्न मार के, ये ना यू टर्न, यू बनाया हुआ है, यू शेप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देखो यहाँ ये यू बनाया हुआ है। तो ये एक पार्ट इसका नीचे की तरफ जा रहा है, एक पार्ट इसका ऊपर की तरफ जा रहा है। जो नीचे की तरफ जा रहा है उसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है। तो ये है कुछ एनाटॉमी। अब समझते हैं क्या होता है। देखो, ये जो बाउमन्स कैप्सूल होता है ना, यहाँ पर यहाँ स्ट्रक्चर देखो, मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ रेड डॉट्स दिख रहे हैं और कुछ ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं। ठीक है। तो मैं रेड और ब्लू इसलिए बताया कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं जो ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में, और कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो छोटे होते हैं साइज़ में, जैसे वाटर के मोलिक्यूल हो गए, है ना, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। और जैसे हमारे प्रोटीन होते हैं वो थोड़े बड़े मोलिक्यूल होते हैं, और वाटर इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो छोटे मोलिक्यूल होते हैं। तो रेड वाले जो हैं वो हमारे एक तरह से आप ये समझ लो प्रोटीन या फिर दूसरे मोलिक्यूल्स हैं जो बड़े हैं, और यहाँ पर जो ब्लू वाले हैं वो हमारे छोटे मोलिक्यूल्स हैं। तो अब जो बाउमन्स कैप्सूल है ना, इस कैप्सूल में क्या होगा कि जो छोटे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो तो निकल के आगे पहुँच जाएंगे, और जो बड़े इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो वापस से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जो बड़े इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना, बड़े मोलिक्यूल्स हैं, वो इसके थ्रू फिल्टर नहीं होते। तो कुछ यही होता है इसमें बाउमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन जब होता है। अब हम थ्योरी पे आते हैं एक बार। देखो, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन की लोकेशन क्या है? ग्लोमेरुलस एंड बाउमन्स कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस मैंने आपको दिखाया था, ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल में होता है। प्रोसेस में क्या होता है? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में होता क्या है? ब्लड क्या करेगा? एंटर करेगा ग्लोमेरुलस में, है ना, मैंने बताया एंटर कहाँ से करता है? एफेरेंट आर्टीरियोल से, और निकलता कहाँ से? ईफेरेंट आर्टीरियोल से। एफेरेंट आर्टीरियोल के थ्रू ब्लड आएगा, ठीक है, किसके अंदर? ग्लोमेरुलस के अंदर। द हाई ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस फोर्सेस वाटर आयंस एंड स्मॉल सोल्यूट्स इनटू बाउमन्स कैप्सूल फॉर्मिंग अ फिल्ट्रेट। कहने का मतलब है कि जो ब्लड का प्रेशर होता है ना, वो हाई प्रेशर होता है, और उसकी वजह से क्या होता है? ये फोर्स करता है, ये दबाव डालता है किस पे? वाटर के मोलिक्यूल पे, आयंस पे,
स्मॉल सोल्यूट्स पे, है ना, एक्सेप्ट प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स और प्रोटीन को छोड़ के जो स्मॉल मोलिक्यूल होते हैं उन पे प्रेशर डालता है बाउमन्स कैप्सूल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, वो तो आगे पास ऑन हो जाते हैं। तो जो चीज़ पास ऑन हो जाती है, जो चीज़ आगे चली जाती है ना, इनटू द बाउमन्स कैप्सूल, वो निकल जाती है और फॉर्मिंग अ फ्लूइड कॉल्ड फिल्ट्रेट, और वो उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। यानी कि जो फिल्टर होकर निकल गया आगे, कुछ चीज़ें तो ऊपर ही रह गई, जो चीज़ आगे निकल गई उसे फिल्ट्रेट बोला जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा आगे का पार्ट क्या है। देखो, अब कुछ चीज़ें यहाँ पर फिल्ट्रेट बन के निकल गई, है ना, जो छोटी चीज़ें थी वाटर मॉलिक्यूल्स और आयंस, वो क्या करेंगे, वो यहाँ से निकल के कुछ इस तरीके से अब आगे की तरफ जाएंगे। अब यहाँ आ गए वो, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है हमारा स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। ये क्या करेगा, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि जो चीज़ें यहाँ से पास ऑन हो रही है ना, वो दोबारा से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, दोबारा से एब्जॉर्ब होगी, जैसे कि वाटर होता है एब्जॉर्ब, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयंस होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। कहाँ पर, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम PCT भी बोलते हैं, PCNT। ठीक है, तो PCT भी बोलते हैं। तो PCT के अंदर वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, आयंस का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई, कुछ चीज़ें आगे बढ़ गई। जो चीज़ें आगे बढ़ गई वो अब कहाँ जाएंगी, लूप ऑफ हेनले में जाएंगी, यानी कि डिसेंडिंग नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों है तो लूप ऑफ हेनले, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोबारा से वाटर का और आयंस का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, दोबारा से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ये दोबारा से बॉडी में वापस चली जाएंगी, है ना। उसके बाद आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ हमारा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आता है DCT, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, वो ऊपर पढ़ाऊँगा मैं भी। और ये होता है कलेक्टिंग डक्ट, है ना, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट, ये पूरा इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है। तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है और सोडियम होता है, वो सब क्या होता है, दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। देखो ऐसा होता है यहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट ये हमारा था, है ना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ट्यूब मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाई हुई है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कलेक्टिंग डक्ट लिखा है, यहाँ से वाटर जा रहा था। कलेक्टिंग डक्ट का एक और काम होता है, वाटर को कॉन्सेंट्रेट करना। कॉन्सेंट्रेट कैसे करेगा, थोड़ा सा पानी जो है वो निकाल लेगा, है ना। यूरिन जो हमारा पास होता है, जो हमारा यूरिन होता है जो पास हो रहा होता है, वो कहाँ से जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जाता है। लास्ट में जो बचता है ना, वो यूरिन बचता है, और यूरिन इस डक्ट के थ्रू जा रहा होता है। और ये डक्ट क्या करती है, बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन जो होती है यूरिन की, उसे चेंज करती रहती है। अगर बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा है तो भाई बॉडी को ज़्यादा पानी है ऑलरेडी, उसे ज़्यादा और ज़रूरत नहीं है, तो यूरिन जो है थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, है ना। और अगर बॉडी को पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है और पानी नहीं है, बहुत कम पानी है बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड निकलेगा। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है उसमें वाटर की क्वांटिटी कम होगी। तो वो क्यों होगी, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट में से जो वाटर आगे नीचे की तरफ जा रहा होता है ना, कलेक्टिंग डक्ट बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग वाटर को निकाल देता है, अपने अंदर से निकाल के वापस से बॉडी में भेज देता है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो हो जाता है यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब ये जो प्रोसेस हो रही होती है ना, वाटर निकलना कलेक्टिंग डक्ट से और यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन होना, ये डिपेंड करता है एक हार्मोन के ऊपर, और उस हार्मोन का नाम है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। वो आगे मैं दिखाऊंगा। अब देखो, अब थ्योरी पे आते हैं। यहाँ पर है हमारा दूसरा फेज़। पहला फेज़ क्या था, पहला फेज़ था फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा था, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, ये सब आगे पास ऑन नहीं होते, ये सब वापस चले जाते हैं, लेकिन छोटे मॉलिक्यूल्स आगे पास ऑन हो जाते हैं नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, और आगे पास ऑन होके कहाँ जाएंगे, ट्यूब्यूल के पास जाएंगे, जहाँ पर ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो सबसे पहले लोकेशन की हम बात करते हैं। लोकेशन कहाँ पर होता है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, तो एक तो होता है PCT के अंदर, मैंने दिखाया था, एक होता है लूप ऑफ हेनले के अंदर, है ना, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एंड DCT के अंदर, और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये 4 जगह पे होता है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये ट्यूब से बने हुए हैं, है ना। यहाँ भी देखो, यहाँ भी ट्यूब्यूल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लूप ऑफ हेनले भी एक तरह का ट्यूब था, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, है ना, वो भी एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हो गया, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। प्रोसेस में क्या होता है इसमें, जो PCT के अंदर होता है, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज हो गए, अमाइनो एसिड हो गए, आयंस हो गए, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और वाटर हो गया,
ये सब क्या होगा, ये सब वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, फिल्ट्रेट बैक हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, वापस से ब्लड के अंदर चला जाएगा। लूप ऑफ हेनले की अगर हम लोग बात करें, फर्दर रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का यहाँ पर, एंड आयंस अकर इन द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, है ना। तो रीएब्जॉर्प्शन मेनली क्या हो रहा है, वाटर का और आयंस का हो रहा है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का नहीं हो रहा। न्यूट्रिएंट्स सिर्फ पीसीटी में हो रहे हैं, जो भी है, मतलब न्यूट्रिएंट्स का सिर्फ पीसीटी में हो रहा है रीएब्जॉर्प्शन, लेकिन जो लूप ऑफ हेनले है वो करेगा किसका, वाटर का और आयंस का। अकर्स इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एस्टेब्लिशिंग एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन मेडुला, है ना। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यानी कि जो हमारा वो होता है ना, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरफ ज़्यादा हैं किस तरफ कम है, उसके हिसाब से एक प्रेशर जनरेट होता है और उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो ये इतना ध्यान रखने वाली ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ आप यहाँ पर ये याद रखो कि रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर का और आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है, किसके अंदर, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब हमारा स्ट्रक्चर आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके वाटर का और आयन का बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। कैसा बनता है वाटर का और आयन का बैलेंस, मैंने बताया वाटर जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है कुछ, और फिर उसके बाद कॉन्सनट्रेटेड यूरिन निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि एक हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मैंने अभी बताया था, ADH, एंड एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन भी इसमें रोल प्ले करता है, रेगुलेट वाटर एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन रिस्पेक्टिवली। अब बात आती है तीसरा स्टेप, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अभी तक क्या हो रहा था, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था। रीएब्जॉर्प्शन मतलब कुछ चीज़ें वापस से एब्जॉर्ब हो रही थी, ब्लड में जा रही थी दोबारा से, क्योंकि उनकी कमी थी बॉडी में। बट एक है हमारा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इसकी लोकेशन क्या होती है, लोकेशन होती है PCT और DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ड्रग, जैसे कि ड्रग्स हो गए, हाइड्रोजन आयंस हो गए, तो ये लोग क्या होंगे, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे इनटू फ्रॉम द ब्लड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल टू बी एक्सक्रीटेड। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी ड्रग होता है, कोई भी जैसे हाइड्रोजन आयंस हो गए, ये सब चीज़ें जो है वापस से एक्सक्रीट की, मतलब बॉडी से बाहर जानी चाहिए। एक बार इनका यूज़ हो गया तो ये बॉडी के अंदर नहीं पड़े रहते, इनको एक्सक्रीट करना होता है। तो इनका एक्सक्रीशन जो है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन की प्रोसेस से होता है, ठीक है। कैसे होता है, वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक और स्टेप हमारा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इसकी लोकेशन क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट मैंने यहाँ पर दिखाया था, इस तरीके से यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बन रहा था, ठीक है। प्रोसेस में क्या होता है, इसमें द रिमेनिंग फ्लूइड, जो भी बचा हुआ फ्लूइड होता है लास्ट में, नाउ कॉल्ड द यूरिन, इसे यूरिन बोला जाता है, फ्लो करता है थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जा रहा होता है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन रिफ्लेक्ट्स द बॉडीज करंट नीड एंड कंडीशंस इंक्लूडिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड रेगुलेटिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। कहने का मतलब ये है कि यूरिन के अंदर जो कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन मतलब कितना पानी होगा, कितना इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो जो भी यूरिन पास आउट हो रहा है ना, वो उसका कंपोजिशन जो होता है, उसका कंपोजिशन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि बॉडी की नीड क्या है, बॉडी की करंट नीड क्या है, बॉडी को कितना इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, कितना वाटर चाहिए, उसके बेसिस पे हमारा यूरिन निकलता है, ठीक है। उतना उसी हिसाब से बॉडी अपने आप एडजस्ट करती है, इंक्लूडिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन बैलेंस, ठीक है। एक बैलेंस बनाना होता है बॉडी को, इसके हिसाब से ही वो यूरिन प्रोड्यूस करता है। उसी हिसाब से जो है कंपोजिशन होता है यूरिन का, कंपोजिशन मैंने बताया कितना वाटर कितना इलेक्ट्रोलाइट होगा उस यूरिन में, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन ऑप्शनल है, ऑप्शनल यानी कि ये कॉन्सेंट्रेशन कब होता है, ये जो स्टेप है ये फेज़ तब होता है जब बहुत ज़्यादा वो होता है बॉडी को, मतलब वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब कम पानी पीते हैं तब की बात है। तो लोकेशन इज़ कलेक्टिंग डक्ट। इस प्रोसेस में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ADH यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन, परमिएबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट टू द वाटर इंक्रीज, है ना। परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, परमिएबिलिटी मतलब वाटर जो है ईजिली कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आ जाएगा तो कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा। दिस अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द यूरिन, यानी कि यूरिन जो पास आउट होने वाला था ना, उसमें से वाटर निकल जाएगा। परमिएबिलिटी बढ़ने का मतलब है निकल जाना, तो वो डक्ट के थ्रू, डक्ट के बीच में से निकल जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और जो वाटर था वो बॉडी के अंदर वापस से कंजर्व हो जाएगा, वापस से बॉडी को मिल जाएगा। द एब्सेंस ऑफ ADH रिजल्ट इन मोर डाइल्यूट यूरिन। कहने का मतलब ये है कि अगर ADH हार्मोन नहीं होगा ना, तो जो यूरिन होगा बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा, बहुत ज़्यादा उसमें वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम टिश्यू रिपेयर पढ़ेंगे।
अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछना आप। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक है मेरा, ये मेरा टेलीग्राम है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पुराने वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, और ये नोट्स चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम के, वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है।